कहानी की शुरुआत में हमें केरल के एक छोटे से गांव का सीन दिखाया जाता है जहां पे वेदा अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे मौजूद होता है। उसे आसपास हवाओं में थोड़ी सी अजीब सी बू आती है और वो अपने आसपास की चीज़ों को देख ही रहा था, तभी एक चाय की प्याली ज़मीन पे गिरती है और वो कप फूट जाता है, जो कि साफ साफ संकेत था अनहोनी का। और तभी वेदा को कॉल आता है उसकी माँ का। वेदा उस कॉल को रिसीव करता है। उसकी माँ दूसरी तरफ से बोलती है कि बेटा, एक अनहोनी हो गई है। हमारे पड़ोस की मैरी अचानक से कुएं में कूद करके उसने अपनी जान दे दी है और आसपास में काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा है। जल्दी से तुम भी बेटा घर वापस आ जाओ। ये सुन करके वेदा काफ़ी शॉक्ड होता है और तभी वो अपनी एक्टिवा स्कूटी को उठा करके अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। और घर पहुंचते ही वो आसपास में काफ़ी सारी भीड़ को देख करके उन भीड़ में जाके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे कुछ पुलिस वाले कुएं के अंदर से एक लड़की की डेड बॉडी को जाल में लपेट के बाहर निकाल रहे थे। उस लड़की की बॉडी पूरी ही तरीके से सड़ चुकी थी। उसकी बू इतनी तेज़ थी कि आसपास में खड़े हुए पुलिस वाले और आम लोग सही ढंग से सांस नहीं ले पा रहे थे। और तभी उस लड़की की डेथ बॉडी को वो पुलिस वाले ज़मीन पे रखते हैं, जाल को खोलते हैं और वो देखते हैं कि उस लड़की का हाथ अपने आप उठा हुआ है। एक पुलिस वाला उस हाथ को नीचे करता है, मगर वो हाथ फिर से उठ जाता है। ये सब कुछ मैरी का भाई आयुष देख रहा होता है। पीछे उसकी माँ और दादी रो रही होती हैं। और तभी हम देखते हैं कि पुलिस वाला फिर से कोशिश करता है और मैरी के हाथ को सही करने की कोशिश करता है, मगर अफसोस वो हाथ यहाँ पे टस से मस होने के लिए तैयार नहीं था। और तभी वो कांस्टेबल मैरी के सर को दूसरे साइड में घुमाता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम इस मूवी के मेन किरदार रोहन को देखते हैं, जो कि मज़े से अपने घर में पार्टी को एंजॉय कर रहा था। रोहन के फादर एक बहुत ही बड़े कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन थे। उसके लिए लड़कियां सिर्फ चादर की तरह थीं। रोहन वहाँ पे मौजूद कुछ लड़कियों के साथ मज़े करता है और जैसे ही किचन में पिज़्ज़ा खाने के लिए आता है, उसका दोस्त बताता है कि भाई, हमारी क्लासमेट मैरी की अचानक से डेथ हो गई है। हमें शायद कल चलना चाहिए उसे देखने के लिए। मगर तभी रोहन कहता है कि ठीक है, चलेंगे। ये कहने के साथ वो अपने स्पीकर को तेज़ करते हुए पूरे के पूरे साउंड को फुल वॉल्यूम में करके पार्टी को एंजॉय करने लगता है और अपनी दोस्तों के साथ गले मिल कर के डांस करना स्टार्ट कर देता है। रोहन को यहाँ पे किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और तभी हम अगले दिन का सीन देखते हैं। रोहन उठता है और अपनी बालकनी में खड़े होकर के अपनी और मैरी की पुरानी फ़ोटो को देखता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि मैरी भी उन सारी ही लड़कियों में से एक लड़की थी जिसके साथ रोहन कुछ वक्त के लिए ही सही रिलेशनशिप में था। तभी रोहन तैयार होकर के अपनी कार को निकाल करके मैरी के घर की तरफ रवाना हो जाता है। उसके साथ उसका बेस्ट फ्रेंड भी मौजूद होता है। और तभी मैरी के घर के बाहर उसकी मुलाकात वेदा से होती है। वो लोग वेदा को बताते हैं कि हम लोग मैरी के क्लासमेट थे, कॉलेज में हम साथ पढ़ते थे और जब हमें खबर मिली तो हम तुरंत यहाँ पे आ गए। तभी वहाँ पे रोहन अपने फादर के बारे में वेदा को बताता है। वेदा भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में था, इसलिए वो उसके फादर को जानता था। इसलिए वो रोहन से कहता है कि अगर कोई ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे मदद मांग सकते हो। ये कहने के साथ वेदा रोहन को लेकर के मैरी के घर के अंदर आ जाता है और बड़े बुजुर्गों से उसे मिलाता है। और तभी रोहन मैरी के घर को एक्सप्लोर करने लगता है। उसकी मुलाकात मैरी के मेट से भी होती है और तभी चलते चलते रोहन मैरी के रूम के अंदर एंटर कर जाता है
उसके सामने मैरी की एक हेयर क्लिप मौजूद होती है। वो उसे उठा लेता है और उससे खेलना शुरू कर देता है। और तभी रोहन सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए सीधा ही मैरी के घर के छत पे चला जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात मैरी के भाई आयुष से होती है। रोहन आयुष से कहता है कि ब्रदर, सुट्टा मारेगा? तभी आयुष कहता है कि हाँ। और तभी वो रोहन से कहता है कि भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं यहाँ पे खुद को कैसे संभालूं। मेरे सामने ही मेरी बहन बिल्कुल ठीक थी, मगर अचानक उसने खुद की जान ले ली। रोहन आयुष को समझाने की कोशिश करता है, मगर आयुष के दिमाग का फ्यूज़ उड़ चुका था। वो रोहन से कहता है कि बार बार उसकी आंखों के सामने मैरी का वो अजीब सा चेहरा आ रहा है, जहाँ पे आयुष मैरी की उन तीखी भरी आंखों को भूल नहीं पा रहा होता है। उसको एक अलग सी घबराहट हो रही थी। इस चीज़ को जान करके रोहन बड़े ही शांत तरीके से उसे समझाते हुए वहाँ से सीधा रवाना हो जाता है अपने घर की ओर। और तभी हम देखते हैं कि रोहन अपने घर आ चुका था, जहाँ पे अब रात हो चुकी थी। रोहन नहा करके अपनी जेब में पड़े हुए मैरी की क्लिप को अपने कमरे में रख देता है। और तभी उसके घर के बाहर अचानक से हवा चलने लगती है और छन छन घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है। रोहन अपने रूम के अंदर सो रहा होता है। अचानक से उसे महसूस होता है कि उसके खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। रोहन उठता है और खिड़की के बाहर देख ही रहा होता है। तभी अचानक से उसके कमरे का जो दरवाज़ा बंद था, वो चर 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 करके खुलने लगता है। रोहन का दिमाग एकदम फ्यूज़ हो जाता है। और तभी रोहन खिड़की को बंद करके अपने दरवाजे के पास जाता है और उसे बंद करके इधर उधर देखने लगता है। उसे समझ नहीं आता है कि आखिर अभी क्या हुआ। और तभी अगले दिन हम वेदा को देखते हैं, जो कि अपने घर में अपनी माँ का ख्याल रखता है और उन्हें टाइम टू टाइम खाना खिला के दवा देने जाता है। जहाँ पे उसकी माँ वेदा की ऐसी हालत को देख करके कहती है कि बेटा, तुम अपने पिताजी वाला काम क्यों नहीं करते हो? झाड़ फूक करो, ये कंस्ट्रक्शन वाला काम तुम्हें सूट नहीं करता है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी तबीयत ख़राब होती जा रही है। मगर वेदा अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इस बात को सुन करके उसकी माँ कुछ नहीं बोलती है। और तभी हम रोहन को देखते हैं, जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड को बताता है कि भाई, बहुत जल्द मैं अपने मॉम डैड के पास अमेरिका जाने वाला हूँ, क्योंकि लिए यहाँ पे रोहन को कुछ बिजनेस डील साइन करनी थी। तभी रोहन अपनी कार को लेकर के दोस्तों को बाय बोल करके अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि रोहन मज़े से कपड़े को बदल के सो रहा था। फिर से उसके घर के बाहर छन छन की आवाज़ आती है। रोहन के बाल को कोई सहलाता है। रोहन झटके से उठता है और अपने सर को खुजलाते हुए कहता है कि आखिर कौन था जो कि मेरे सर को यहाँ पे छू रहा था। तभी रोहन झटके से अपने बिस्तर से उठते हुए दाएं बाएं देखता है और उसके बगल के पलंग पे उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई बैठा है। इस चीज़ को देख करके रोहन की फट जाती है और वो तुरंत अपने रूम से बाहर आता है, दरवाजे को बंद करके दरवाजे में कान लगा के सुनने लगता है, जहाँ पे उसे चलने की आहट महसूस होती है, जैसे कि कोई घुंघरू पहन के उसके ही कमरे में नाच रहा हो। और तभी हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे रोहन पूरी रात अपने रूम के बाहर सोया था। वो अपने रूम के बाहर मौजूद सीढ़ी को देख रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जिस तरीके से सीढ़ी मैरी के रूम में उसके घर के अंदर से जा रही थी, सेम उसके कमरे में भी ऐसी ही सीढ़ी उसके कमरे की ओर जा रही थी। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम वेदा को देखते हैं, जो कि अपने एक कारीगर को बुला करके पूरे ही कुएं को सील करने लगता है। वो नहीं चाहता है कि अब इस कुएं के अंदर कोई और गिर करके अपनी जान गंवाए। जहाँ पे हम देखते हैं कि अब पूरा कुआं पूरी तरीके से सील हो चुका था। और तभी हम वहाँ पे रोहन को देखते हैं। रात हो चुकी थी। वो अपने किचन में जा कर के आइसक्रीम खोल के मज़े से उसे खा रहा होता है
और तभी रोहन अपनी आइसक्रीम को ढक कर के पलटता है। किसी ने उसकी आइसक्रीम के ढक्कन को ज़मीन पे फेंक दिया था। रोहन उठ करके उस ढक्कन को जैसे ही उठाता है, किसी ने फिर से उसके बाल को अचानक से सहलाया था। ऐसा महसूस होकर के उसकी पूरी रूह कांप जाती है। तभी रोहन को किसी ने ढकेल दिया था और उसकी टी शर्ट को पकड़ के उसे पूरे घर में घसीटते हुए उठा उठा करके पटक रहा था। इस चीज़ को महसूस करके रोहन की हालत बस से बदतर हो चुकी थी। किसी ने तो रोहन के गले को दबा करके उसे दाँत भी काट लिया था। रोहन भागने की कोशिश करता है, मगर वो शख्स, वो आत्मा उसे खुद से दूर जाने नहीं देती है। रोहन सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करता है, वो आत्मा उसके पैर को पकड़ के ज़मीन पे पटक देती है और उसके गले को दबाते हुए उसे मारने लगती है। रोहन बेहोश हो जाता है और तभी वो आत्मा उसके सर को सहलाने लगती है, बहुत ही प्यार से। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि रोहन इतना पिट चुका था कि उसे यहाँ पे होश भी नहीं होता है। वो पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था। अगले दिन रोहन की मेड और उसका गार्ड दरवाज़ा तोड़ करके अंदर आते हैं। रोहन को उठाते हैं, मगर अभी भी रोहन ऐसा महसूस कर पा रहा होता है कि मैरी कुएं के अंदर उसके सामने मौजूद है और मैरी की लाश के सामने वो खड़ा है। रोहन की पूरी रूह कांप जाती है। तभी रोहन वहाँ पे अपने फ़ोन को निकालता है और मैरी की फ़ोटो को देखते हुए कहता है कि मैरी, तुम्हें मेरे बाल बहुत ज़्यादा पसंद थे ना। जहाँ पे हम देख पा रहे होते हैं कि वीडियो में जिस तरीके से मैरी रोहन के बाल को सहला रही थी, ठीक उसी तरीके से वो घोस्ट भी कर रहा था। तभी रोहन अपने बाल को ट्रिमर से काटते हुए कहता है कि मैरी, भाड़ में जाओ, तुम्हें मेरे बाल पसंद थे, आज मैं इसे पूरी ही तरीके से काट करके बाहर निकाल दूंगा। जहाँ पे रोहन ने अपने बाल को ट्रिम कर लिया था और वह तुरंत अगले दिन भागते हुए वेदा से मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है कि मैरी की आत्मा मेरे पीछे पड़ी है। तभी वेदा कहता है कि आखिर तुमसे उससे क्या लेना देना है। तभी रोहन कहता है कि बहुत साल पहले हम दोनों लोग कुछ मंथ के लिए रिलेशन में थे, मगर मैरी मुझसे शादी के लिए ज़िद करने लगी, इसलिए मैंने उससे मना कर दिया और हम लोग एक दूसरे से दूर हो गए। मगर मैरी मुझे भूल नहीं पाई। इस बात को सुन कर के वेदा को ऐसा महसूस होता है कि ज़रूर यहाँ पे कोई है जो कि उन लोगों की बातें सुन रहा है। तभी वहाँ पे वेदा कहता है कि रोहन, इससे आखिर मेरा लेना देना क्या है और मैं आखिर तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। तभी रोहन कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप तंत्र मंत्र जानते हैं और आपने वादा किया था कि अगर मैं किसी मुसीबत में पड़ूँ तो आप मेरी मदद करेंगे। तभी वहाँ पे वेदा एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि रोहन, मैरी को मरे हुए लगभग 10 दिन हो चुके हैं। 3 दिन के बाद उसकी 13वीं है और हमारे रीति रिवाज के हिसाब से 13 दिन के बाद उसकी आत्मा जैसे ही पिंड दान होगा मुक्त हो जाएगी। तब तक तुम थोड़ा इंतज़ार करो। इस बात को सुनकर के रोहन को थोड़ी तसल्ली मिलती है और वो रात रात दिन दिन भर सिर्फ जगता ही रहता है, गाना गाता है, स्विमिंग पूल में आड़ा टेढ़ा तैरता रहता है। और तभी तीसरा दिन आता है जहाँ पे आयुष अपनी बहन का पिंड दान कर रहा होता है और वहीं पे वेदा भी मौजूद था और साथ में रोहन। इस नज़ारे को देख करके रोहन को सुकून मिलता है और वो अपने घर लौट आता है। और तभी रोहन अपने बेड के पास जाता है, चादर को हटाते हुए अपनी चादर को हवा में झटके से फेंकता है। वो देखने की कोशिश करता है कि क्या यहाँ पे कोई बैठा है उसके बिस्तर पे। जब वो महसूस करता है कि यहाँ पे कोई नहीं है, उसे सुकून मिलता है और वो वहीं सो जाता है। और रात में वो अपने दोस्तों को फिर से बुलाता है और पार्टी ऑर्गेनाइज कराता है, जहाँ पे मैरी का भाई भी रोहन के बुलावे पे उन सब से मिलने के लिए आया था। जहाँ पे रोहन आयुष को अच्छी तरीके से ट्रीट करता है और उसे अच्छी तरीके से खिलाता पिलाता है। उसे लगता है कि शायद दोस्तों के साथ आयुष मिलेगा तो उसके दिल में जो बोझ है, उसकी बहन को लेकर के जो दर्द है, वो ठीक हो जाएगा। मगर तभी आयुष वहाँ पे पागलों की तरह रोते हुए कहता है कि मैं अपनी बहन को भूल नहीं पा रहा हूँ,
मगर तभी रोहन महसूस करता है कि कमरे की लाइट जल रही और बुझ रही है। तभी कोई आयुष की कॉलर को पकड़ता है और उसे फर्स्ट फ्लोर से उठा करके ग्राउंड फ्लोर पे पटक देता है। आयुष के पैर पूरी तरीके से टूट जाते हैं। रोहन उसे ले करके हॉस्पिटल आता है, जहाँ पे हॉस्पिटल में उसके हाथ पैरों को नर्सें सही करती हैं। और वहीं पे वेदा रोहन से कहता है कि आप चुपचाप यहाँ से चले जाएं, मैं कल आपसे मिलने के लिए आपके घर आऊँगा। और तभी अगले दिन रोहन वेदा को बताता है कि मेरे घर के अंदर असल में मैरी का भूत नहीं बल्कि एक आदमी का भूत है, और इसे मैंने अपनी आंखों से कल रात में देखा है। इस चीज़ को देख करके वेदा आसपास की चीज़ों को देखते हुए कहता है कि आप जल्द से जल्द कुछ दिन के लिए अपने घर को छोड़ दें। और तभी वेदा और रोहन मिल करके मैरी के घर जाते हैं, और तभी रोहन मैरी की क्लिप उसके डेस्क पे रख देता है। वो लोग यहाँ पे सारी चीज़ों को देखने के साथ साथ मैरी की काम वाली बाई के पास जाते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या मैरी के पीछे कोई लड़का था, या फिर कोई उसका आशिक, या फिर कोई लड़का यहाँ पे आता हो जिससे मैरी बात करती हो। वो काम वाली बाई मना कर देती है और कहती है मुझे कुछ नहीं पता है। ये सुन करके वो दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं। वेदा रात में बैठ करके अपने घर पे खाना खा रहा था। उसके घर के बर्तन ज़मीन पे गिरने लगते हैं। वेदा डर के मारे कांपते हुए उठता है और भागते हुए मंदिर में जाता है और जल्दी से जल्दी दिया जलाने की कोशिश करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि फाइनली वेदा मंदिर के अंदर दिया को जला लेता है, जिसकी वजह से जो आत्मा उसके पीछे पड़ी थी वो रोशनी की तरह मंदिर के बाहर खड़ी होती है। सिर्फ हमें वहाँ पे उसकी हंसी सुनाई देती है। वेदा की रूह तक कांप जाती है। वो जल्दी से मंदिर से बाहर निकलता है और अपने ऊपर और अपने पूरे घर में नमक छिड़कने लगता है और भागते हुए अपनी माँ के पास जाता है और उसे कस के गले लगा लेता है। और तभी अगले दिन वेदा और रोहन मैरी के डांस क्लास के अंदर आते हैं और उसकी बेस्ट फ्रेंड से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या मैरी के पीछे कोई लड़का पड़ा था, या फिर मैरी किसी से प्यार करती थी, आखिर उसने डांस क्लास ऐसे क्यों छोड़ दिया। तभी मैरी की बेस्ट फ्रेंड बताती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, मगर हाँ पास में एक फ़ोटोकॉपी शॉप है जहाँ पे एक लड़का मैरी को हमेशा घूरता रहता था। इनफैक्ट वो यहाँ पे भी कई बार आया था। तभी वेदा और रोहन उस फोटोकॉपी शॉप पे जाते हैं और उस मिस्टीरियस बंदे के बारे में पता लगाते हैं, जहाँ पे उन लोगों को उसका नाम फिलिप्स सेबेस्टियन पता चलता है। जहाँ पे वो शॉप वाला बताता है कि उस बेवकूफ़ ने तो मेरी काफ़ी इंक भी बर्बाद कर दी थी। साथ में वो कुछ पेपर्स को निकाल करके उन लोगों को देता है जिसके अंदर बाइबल्स के कुछ नोट्स लिखे थे। उन सारे ही शब्दों को पढ़ के वेदा और रोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी शॉपकीपर बोलता है कि फिलिप्स को हमारी दुकान पे रखवाने वाले असल में पास के ही चर्च के पादरी थे, और इस समय जहाँ तक मुझे पता है कि फिलिप्स सऊदी जा चुका है कमाने के लिए। इस बात को सुन करके वेदा तुरंत वहाँ पे रोहन से कहते हैं कि रोहन, मैं जा रहा हूँ पादरी से मिलने के लिए, तुम यहाँ पे मैरी के घर जाओ और उसकी मेड से पता लगाओ कि क्या कोई ऐसा लड़का जिसका नाम फिलिप्स, या फिर कोई ऐसा शख्स मैरी के ग्रुप में है जो कि फ़ॉरेन में काम करता है, इसके बारे में पता करो। क्योंकि यहाँ पे जहाँ तक मुझे पता है उस काम वाली बाई का बेटा भी इस समय गल्फ़ कंट्री में कहीं काम कर रहा है। इस बात को सुन करके यहाँ पे रोहन हामी भरता है और अपनी गाड़ी को लेकर के तुरंत मैरी की घर की ओर रवाना हो जाता है, जहाँ पे रोहन के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, आखिर मैरी को मारा किसने है। और तभी हम वहाँ पे वेदा को देखते हैं जो कि पादरी से मिलता है और उन्हें फिलिप्स के द्वारा लिखे गए प्रिंट आउट निकाले गए उन सारे ही बाइबल के पेपर्स को दिखाता है। इस चीज़ को देख करके वहाँ पे पादरी बताता है कि ये सारे ही नोट्स बाइबल से लिए गए हैं, और फिलिप्स जो कि अच्छा सिंगर था उसकी जॉब गल्फ़ में लग गई है। और वहीं पे रोहन काम वाली बाई के घर जाता है और उससे पूछता है कि क्या आपका बेटा भी फ़ॉरेन में काम करता है। अब रोहन सोच रहा था कि शायद जिस फिलिप्स को हम ढूंढ रहे हैं
उसको कहीं न कहीं काम वाली बाई का बेटा जानता होगा, इसलिए रोहन उससे बात करना चाह रहा था। और वहीं दूसरी तरफ चर्च के अंदर वेदा पादरी से कहता है कि क्या आप मुझे फ़िलिप्स की फ़ोटो को दिखा सकते हैं कि आखिर वो दिखता कैसा था। पादरी अपनी फ़ोटो की गैलरी को खोल करके वहाँ पे फ़िलिप्स की फ़ोटो को वेदा को दिखाने लगता है। और इधर रोहन काम वाली बाई के घर के अंदर आ जाता है। काम वाली बाई उसके लिए पानी लेने गई होती है। रोहन एक दीवार के पास आके अचानक से चौंक के खड़ा हो जाता है। और वहीं पे वेदा सारी फ़ोटोज़ को स्क्रॉल करते हुए अचानक से एक फ़ोटो के पास आके रुक जाता है, जो कि असल में फ़िलिप्स की फ़ोटो होती है। ये फ़िलिप्स और कोई नहीं, उस काम वाली बाई का बेटा था। और वहीं पे रोहन उस काम वाली बाई के बेटे की फ़ोटो एक ट्रॉफ़ी में देखता है। नीचे लिखा होता है फ़िलिप्स। इस बात को सुन कर के वो तुरंत काम वाली बाई से कहता है कि क्या आपके बेटे का नाम फ़िलिप्स है? वो हामी भरती है। और तभी रोहन एक बंद हुए दरवाजे की तरफ बढ़ता है और उसे खोलता है। एक बेड के चारों ही तरफ उसके सामने मच्छरदानी लगी होती है। रोहन उन सारे ही मच्छरदानी को हटाता है और उसके सामने असल में फ़िलिप्स की लाश पड़ी होती है, जो कि सड़ चुकी थी। और उसके आसपास में मौजूद सारी दीवार पे वही बाइबल के शब्द लिखे होते हैं। और वहीं फ़िलिप्स के पैर में मैरी के घुंघरू होते हैं। और फ़िलिप्स के रूम में चारों ही तरफ मैरी की फ़ोटो और उसके सामान पड़े थे। यहाँ पे अब सब कुछ क्लियर हो चुका था, मगर तभी फ़िलिप्स की माँ आकर के रोहन के सर पे खींच के एक डंडा मारती है। रोहन वहीं पे बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ वेदा, वो लगातार रोहन को कॉल कर रहा होता है, उसे बताने के लिए कि काम वाली बाई ने ही ये सब कुछ किया है। और जब रोहन वेदा का फ़ोन नहीं उठाता है तो वेदा तुरंत रोहन की तरफ रवाना हो जाता है। और वहीं पे रोहन ज़मीन पे पड़ा होता है। काम वाली बाई उसे बताती है कि मेरा बेटा बचपन से ही मैरी को पसंद करता था। वो बहुत ज़िद्दी था। उसे अगर एक चीज़ पसंद आ जाती तो वो ज़िद पे अड़ जाता। और मरने से पहले मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि माँ मैं मैरी से दूर जा रहा हूँ, मुझे उससे दूर नहीं जाना है। उसी ने मुझे ये सब कुछ बताया और मैं धीरे धीरे मैरी के रूम से उसकी चीज़ें चुरा कर के लाती और अपने बेटे की लाश के पास उसे ला के रख देती। और ये जो घुंघरू देख रहे हो ना मेरे बेटे के पैर में, यही वो चीज़ है जो कि मैरी को मेरे बेटे से अब तक जोड़ के रखी है। और तभी हम देखते हैं कि वेदा अपनी स्कूटी को लेकर के काम वाली बाई के घर के बाहर आ जाता है। वेदा जल्दी से स्कूटी को खड़ा करके घर के अंदर की तरफ बढ़ता है, जहाँ पे काम वाली बाई कुदार को लेकर के रोहन के लिए कब्र को खोद रही थी। और वो कहती है कि मैं किसी को अपने बेटे को अपने से दूर नहीं करने दूंगी। वहीं पे वेदा घर के अंदर जाके रोहन को उठाता है और उसे बताता है कि हमें जल्द से जल्द फ़िलिप्स के पैरों में से यहाँ पे मैरी के पायल को यानी कि उन घुंघरुओं को निकालना होगा। ये कहने के साथ वेदा खुद उन घुंघरुओं को खोलने लगता है, मगर वो खोल नहीं पाता है। इसलिए तुरंत रोहन किचन में जाता है और कोई धारदार चीज़ को ढूंढने लगता है। इधर वेदा उन घुंघरुओं को निकालने की कोशिश कर रहा था फ़िलिप्स के पैर में से, मगर तभी बल्ब चमकने लगता है और बुझने लगता है। इस चीज़ को देख करके वेदा समझ जाता है कि फ़िलिप्स की आत्मा आ चुकी है। और तभी वो बल्ब धमाक से फूट पड़ता है। इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरा कमरा गूंज जाता है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। और वहीं पे फ़िलिप्स की माँ रोहन के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी से अटैक कर देती है। यहाँ पे रोहन को ऑलरेडी उसके सर में चोट लगी थी और वो तो अभी सही ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। और उसके ऊपर तो फ़िलिप्स की माँ लगातार अटैक कर रही होती है। और वहीं पे वेदा उस घुंघरू को निकालने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी फ़िलिप्स की डेथ बॉडी उठने लगती है और फ़िलिप्स की आत्मा आकर के यहाँ पे वेदा की गर्दन को दबा करके उसके ऊपर चढ़ बैठती है। और वहीं पे फ़िलिप्स की माँ रोहन को मार रही होती है। तभी रोहन उसे पुश करता है और वो एक दीवार से टकरा के ज़मीन पे धमाक से गिर जाती है। और तभी रोहन एक चाकू को ढूंढता है और उसे लेकर के भागते हुए वेदा के पास जाता है। वेदा को उठाने की कोशिश करता है, मगर वेदा कहता है कि रोहन उसके पैर को काटो और घुंघरू को बाहर निकालो। रोहन ऐसा ही करता है। वो उस चाकू को तेज़ तेज़ से मारना शुरू कर देता है फ़िलिप्स के
पैर के ऊपर वो पैर कट जाते हैं। रोहन उस पैर को लेकर के घर में जल रही एक अंगीठी के अंदर सीधा उस पैर को डालता है और उसके अंदर मट्टी के तेल को डाल करके यहाँ पे फिलिप्स के पैर और मैरी के घुंघरू को जला के राख कर देता है। तभी एक धमाका होता है। यहाँ पे रोहन पीछे हटता है और तभी हम देखते हैं कि एक शीशे के टूटने की आवाज़ आती है। फिलिप्स की आत्मा अब आज़ाद हो चुकी थी और तभी फिलिप्स की बॉडी जलने लगती है। रोहन तुरंत वेदा को उठा करके उस घर से बाहर लाता है और वहीं पे फिलिप्स की माँ अपने बेटे की लाश के पास बैठी होती है। रोहन उसके पास जाता है और उसे भी इस जलते हुए घर से बाहर लेकर के आ जाता है, जहाँ पे उस काम वाली बाई का पूरा घर जल जाता है। और तभी अगले दिन वेदा से मिलने के लिए उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पे रोहन आता है और उसे बताता है कि मैं भाई आज रात को अमेरिका चला जाऊंगा। वो वेदा को थैंक यू बोलता है और रोहन अब निकल जाता है अपने घर की ओर, जहाँ पे रात में रोहन अपने बैग को पैक कर रहा था। और तभी एक साया उसके घर की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी रोहन को उसकी माँ की कॉल आती है और रोहन बताता है कि माँ बस मैं निकलने वाला हूँ थोड़ी देर में। और तभी रोहन को अचानक से उसके रूम में आवाज़ आती है किसी के चलने की। रोहन आके देखता है कि उसके बिस्तर पे कोई बैठा है। रोहन इस चीज़ को देख के डर जाता है और वो चादर को उठा करके अपने बिस्तर के दूसरे कोने में फेंकता है, जहाँ पे रोहन देखता है कि चादर हवा में रुक गई है और उसके सामने कोई शख्स बैठा है। रोहन इस चीज़ को देख के एकदम डर सा जाता है। वो कांपते हुए हाथों से उस चादर को हटाता है और अचानक से जब चादर हटती है तो रोहन के मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकलता है। और ऐसी सस्पेंस के साथ ये मूवी समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।